गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम देख रहे थे ओ हेनरी द्वारा लिखा गया द गिफ्ट ऑफ मैजई। मैंने कहा इसका उच्चारण होता है मैजई। ठीक है जी। ये मैजई कौन है? ये वो लोग हैं जो यीशु का जन्म हुआ उस समय 3 वाइज मैन आए थे। 3 वाइज मैन पधारे थे धरती पे और उन्होंने ईसा मसीह को कुछ गिफ्ट किया जिसमें सोना लोहा कई चीज़ें थी, तो उनको मैजई कहा गया है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ये जो गिफ्ट है वो इसमें जिम और डेला एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, दोनों पति पत्नी हैं। उनका जो गिफ्ट है वो उन मैजई के गिफ्ट से कम नहीं है। इस प्रकार इसका शीर्षक रखा गया। यानी ये शीर्षक जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। हम समरी इसकी पूरी देख चुके थे। अबाउट राइटर बस इतना याद रखना है कि ये जो है ओ हेनरी ने लिखा है। हमें जब पर हम वो भी इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब खासकर हम इस लेसन से कोई प्रश्न आ जाए और जो 3 नंबर या 7 नंबर का बने तो वो काम आता है, क्योंकि उस समय हम उत्तर में दिखाते हैं कि लेखक कौन है, ताकि उसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़े जो कॉपी चेक कर रहा है उसके मन में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इस पूरी स्टोरी को। देखिए, $1.87 समरी में बताया था कि $1.87, यानी एक पूरा डॉलर और 87 सेंट और 100 सेंट में $1 होता है। डेट वॉज ऑल, बस इतना ही था। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और इसमें से भी 60 सेंट जो हैं वो पेनीज में थे। और पेनीज का अर्थ होता है जी सिक्के, यानी खुले पैसों के रूप में वो थे। आप कह सकते हैं कि धनराशि जो है वो पेनीज में थी। एक एक पेनीज यानी एक एक सिक्का सेव्ड 1 and 2 एट ए टाइम बाय बुलडोजिंग द ग्रोसर। देखिए, वो कह रहा है कि जो धनराशि है इसका एक एक या दो दो पेनी वो कैसे बचाए गए। एक एक उदाहरण देगा कि उनको कैसे कैसे बचाया गया है, ध्यान से देखना। बुलडोजिंग का अर्थ होता है जी सौदेबाजी करना। क्या होता है जी? बार्गेनिंग कह सकते हैं आप। बार्गेनिंग अच्छा वर्ड है, ये कह सकते हैं। बार्गेनिंग किया गया किससे? द ग्रोसर, यानी जो परचून का सामान बेचते हैं उस व्यापारी से। और किससे बार्गेनिंग की गई? द वेजिटेबल मैन, जो सब्जी बेचने वाला आता था उससे भी बार्गेनिंग की गई। एंड द बचर, और जहाँ से मांस वगैरह, ये मांस जो है हमको थोड़ा अजीब सा लगता है कि लोग मांस खाते हैं दक्षिण भारत में और यूरोप के वो देश जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, तो उनके लिए मांस और शराब का सेवन एक आम बात है, कोई अलग नहीं है उनके लिए। और हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में मत्स्य पालन होता ही इसलिए है कि मछलियाँ खाते हैं, साधारण से बिल्कुल सब लोग खाते हैं वहाँ चावल और मछली। ठीक है जी। Until once chicks burn with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। देखिए, मैं एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताता हूँ। इम्पुटेशन का अर्थ होता है जी आरोप, यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होता है जी? आरोप, आरोप लगाना। और पार्सिमनी का अर्थ होता है जी कंजूसी। क्या होता है जी? कंजूसी। ठीक है। क्लोज डीलिंग का अर्थ होता है जी आमने सामने की सौदेबाजी, यहां लिख रहा हूं सौदेबाजी। वंस चिक्स बर्न, ये इस लाइन के संदर्भ में हम देखेंगे कि वो क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा कंजूसी की गई है। ऐसा लगता है, इसने लिखा है, देखिए, अंटिल वंस चिक्स बर्न विद साइलेंट इम्पुटेशन, कि कभी कभी तो ये आरोप लगता है ओ परसिमनी यानी कंजूसी का, डेट सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड, यानी वो ये कह रहे हैं कि आपने क्लोज डीलिंग की है, निरंतर सौदेबाजी की है और कंजूसी से उस धन को बचाया गया है। आप ये कहेंगे कि कभी कभी तो उसके गाल जो हैं वो, देखिए लिखा चिक्स बर्न, यानी उनके जो गाल जो हैं वो भी लाल हो जाया करते थे। किसके? डेला के, क्योंकि डेला घर चलाती थी।
तो घर का सारा सामान वही खरीदती थी, और ग्रोसर से, वेजिटेबल सब्जी वाले बेचने वाले से, मांस बेचने वाले से वो इतनी ज़्यादा कंजूसी से सौदेबाजी करती थी, इतनी ज़्यादा कंजूसी करती थी कि वो जो सामने वाले जो हैं जिनसे वो खरीदती थी उनके ऊपर ये आरोप लगाती थी कि मैं आपसे देखो लगातार ख़रीदारी करती हूँ, आपसे ही सामान लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा कंजूसी करके उसने वो पैसे बचाए थे। और कई बार तो वो कंजूसी के लिए इतना उनको झकना पड़ता था कि उसके गाल भी जो बिल्कुल लाल हो जाते थे, मतलब उसका स्वयं का चेहरा लाल हो जाता था। 3 times डेला काउंटेड इट, 3 बार उस धन को डेला ने गिना। जब धन कम पड़ता है तो निश्चित रूप से हम गिनते हैं, हमें आवश्यकता 10,000 की और हमारे पास 80,000 पड़े, हम कभी नहीं गिनते। लेकिन यदि वो 7,000 8,000 हो तो 2-3 बार गिनते हैं कि शायद बढ़ जाएं। ठीक है जी। $1.87 यानी 1.87 डॉलर आप कह सकते हैं, एक पूरा डॉलर और 87 सेंट। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन किसका था? क्रिसमस का था। यही धन डेला ने एक एक करके बचाया था। ये धन वो क्यों गिन रही है? क्योंकि वो अपने पति जिम डेलिंगम के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहती है। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लोप डाउन ऑन द सेबी लिटिल काउच। वो कह रही है कि डेला के लिए, यानी डेला जो है उसके लिए लिटिल छोटा सा, सेबी काउच का अर्थ होता है, काउच मतलब आप सब जानते हैं बिस्तर या सोफ़ा भी कह सकते हैं। वो जो छोटा सा सेबी यानी गंदा होता है, उस छोटे से गंदे सोफ़े या जो बिस्तर वगैरह उन्होंने लगाया है वहाँ, उस पर बैठने के अलावा, उसके फ्लोप डाउन का अर्थ होता है हार कर गिरना, उस पर हार कर बैठने के अलावा उसके पास और कुछ था ही नहीं। एंड और हाउल, और वो जो है वो क्या कर हाउल करती है, यानी वो चीख चीख कर रोती है, पीड़ा अपनी जाहिर कर रही है, अपने आप को कोस रही है। यही वो कर सकती थी। सो डेला डिड डैट, और इसलिए डेला ने वही किया कि उन 1.87 सेंट को 2-3 बार गिना, और फिर वो एक गंदा सा पुराना सा सोफ़ा है उस पर बैठ के और अपने आप को चीख चीख कर कोसती है, और कोई रास्ता भी नहीं है। Which instigate the moral reflection that life is made up of sobs। और यही जो बात है, जैसा वो डेला ने किया, उससे एक नैतिक विचार उत्तेजना लेकर निकलता है। मोरल रिफ्लेक्शन, नैतिक विचार, उसी से एक नैतिक विचार जो है वो क्या होता है? इंस्टिगेट होता है, निकलता है। और वो क्या निकलता है? यानी एक विचार हमारे दिमाग में आता है, वो ये आता है कि जीवन जो है वो किस से बना है? सोब्स यानी सुबकियों से, यानी जीवन में बहुत दुख है। स्निफल्स यानी आप कह सकते हैं कि जोर से सांस लेना। एंड स्माइल और मुस्कुराहट, विद स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग। लेकिन इन सब चीज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जीवन में होती है वो होती है किसकी? प्रीडोमिनेटिंग का अर्थ होता है प्रभुत्व, प्रभाव। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है स्निफल्स का, यानी एक व्यक्ति का रोना सुबकना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जीवन में हम सब जानते हैं कि सुख कम है और दुख ज़्यादा है। इस पूरी लाइन को दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। डेला के पास उस सोफ़े, गंदे से सोफ़े पर गिर के रोने के सिवाय कुछ नहीं था, उसने वही किया। और जब वो रोती है तो ये जो चीज़ है वो इंस्टिगेट कर रही है, यानी दिखा रही है, विकसित कर रही है द मोरल रिफ्लेक्शन, एक नैतिक प्रतिबिंब, दैट कि लाइफ इज़ मेड ऑफ सोब्स। ये जो है हमें सिखाता है कि जीवन सुबकियों, स्निफल्स यानी रोना, एंड स्माइल्स और मुस्कुराहटों से भरा है। ये बात सही है, लेकिन इसमें मुस्कुराहटें कम हैं और जो व्यक्ति का रोना सुबकना है वो प्रीडोमिनेटिंग होता है, यानी उसका ही प्रभुत्व ज़्यादा होता है। यदि जीवन का ये ग्राफ देखें तो इसमें इतना सा भाग जो है वो आपकी मुस्कुराहट, खुशियों के लिए है। बाकी ये पूरा भाग जो है इसमें जीवन में संघर्ष ही रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। औसतन
हजारों में एक आध हो सकता है, पूरा जीवन ही इंजॉय कर जाए, औसतन यही रहता है। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, took a look at the home. उसके बाद ये कह रहा है कि जिस घर की महिला, द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घर की जो मिस्ट्रेस है, महिला है, वो क्या हो जाती है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, सबसाइडिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड, यानी धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। टेक ए लुक एट होम, तो हम उस घर की स्थिति पे नज़र डालते हैं, यानी वो रो रही थी लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रही है, शांत। तब तक वो कह रहा है कि हम आपको कहानी सुना रहा, आप यूँ समझ सकते हैं, ओ हेनरी बोल रहा है तब तक मैं आपको उनका घर दिखा देता हूँ, यानी आगे वो उस जिस घर में डेला और जिम रहते हैं उसका थोड़ा वर्णन हमें करके बताएगा कि कैसा घर है। देखिए, ए फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक, यानी उस घर का $8 प्रति सप्ताह किराया है, और मकान कैसा है, फर्निश्ड है। फर्निश्ड यानी सुसज्जित, यानी उसमें अलमीरा, बेड, सोफ़ा सब कुछ है, यानी विद फर्नीचर है। जैसे आज यहाँ से आप में से कोई कोटा पढ़ाई करने के लिए जाए तो आपको टेबल, कुर्सी, बेड ले जाने की जरूरत नहीं है, पलंग वगैरह वो सब वहाँ देते हैं, उसको बोलते हैं वेल फर्निश्ड रूम। ठीक है जी। इट डिडेंट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, बट वो कह रहा है कि उस घर का किराया कितना है, $8 प्रति सप्ताह, और वो कह रहा है कि एग्जैक्टली यदि इसका, नॉट एग्जैक्टली मतलब ठीक ठाक विवरण देने के लिए अधिक शब्द वो कह रहा है मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो साथ में लिख रहा है बट इट सर्टेनली हैड डेट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडेंसी स्क्वाड। देखिए, वो कह रहा है कि उस घर का चित्रण करने के लिए मेरे पास अधिक शब्द तो नहीं है। बेगर जो लिखा है इसने, बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी ठीक प्रकार से किसी, ये आप भिखारी वाला बेगर मत समझ लेना। बेगर डिस्क्रिप्शन यानी ठीक ठाक वर्णन करने के लिए, इट डजंट एग्जैक्टली मतलब एक दो शब्द एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिनेंसी स्क्वाड। लेकिन वो कह रहा है, मेंडिनेंसी स्क्वाड होता है कि ये पुलिस में होता है, ये जो शब्द है वो पुलिस में होता है, और इनका काम होता है कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो भूखे लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, उनको ये स्क्वाड का अर्थ है दल, वो क्या कर देता है, भगा देता है। यानी वो ये कहना चाहता है कि यदि आप उनके घर का हाल देखेंगे, वो $8 में क्या मिलता है, तो वो कह रहा है कि आप इसको देख के इतना कह सकते हैं कि वो स्थिति जो है उनके घर की लगभग वैसी ही है जैसे सड़क के या गलियों में जो भिखारी सामान्य जो लोग हैं, जिन घरों में रहते हैं, जिनको मतलब पुलिस वाले भगा देते हैं, वैसा ही घर उनका है, मतलब बहुत पुराना है, छोटा है, कुछ ऐसा वो कह रहा है। तो यहाँ तक हो गया था कि वो जो फ्लैट है उसके बाहर डेट वर्ड ऑन लुक आउट कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, मतलब नेम प्लेट लगी हुई है, आप यूँ कह सकते हैं, जिसको देख के आप यूँ समझ सकते हैं कि सामान्यतः कोई पुलिस दल है वो उस घर के अंदर नहीं आएगा। मतलब है तो घर पुराना सा ही, लेकिन उसने बताया है कि ऐसा कुछ विवरण वहाँ है। इन दी वेस्टिब्यूल बिलो, वेस्टिब्यूल का अर्थ होता है जी जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वो कक्ष, यानी प्रवेश कक्ष आप कह सकते हैं। मैं आप समझाता हूँ, जैसे ये घर है और यहाँ यदि एंट्रेंस है तो यहाँ जो रूम बना है उसको कहा गया है एंट्रेंस रूम। उसी जहाँ घुसते हैं उसी में क्या है, बिलो वो जो लेटर बॉक्स, और वहाँ एक क्या है, लेटर बॉक्स है, इनटू विच नो लेटर वुड गो। एक ऐसा लेटर बॉक्स है जिसमें शायद कभी कोई पत्र आया हो, मतलब बहुत कम संभावना है। शहर में ऐसा रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं अपना कार्य करने के लिए, तो जिन में जो कुरियर लेटर आता है ना, वो उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और उसके नीचे ताला होता है, वो ताला खोल के आप उसमें निकाल सकते हैं। पहले पोस्ट ऑफिस में भी रहते थे। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मोर्टल फिंगर कुड कॉक्स ए रिंग।
और वहीं क्या है, उसी लेटर बॉक्स के पास एक बिजली की घंटी का भी बटन है, जिसे आप कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन वो घंटी आप नहीं बजा पाएंगे। मतलब किसी भी मोर्टल यानी इंसान की फिंगर, उंगली जो है वो उसको नहीं बजा पाएगी। कोक्स ए रिंग का अर्थ होता है कि बड़ा प्रयत्न करने के बाद भी आपको घंटी जो है आप उसको नहीं बजा पाएंगे, वो नहीं बजा पाएंगे क्योंकि वो खराब है, मतलब बिल्कुल दुर्दशा है उसकी। आल्सो एप्रिटेनिंग देयर ऑन टू वॉज ए कार्ड बियरिंग द नेम। और वो कह रहा है कि वहीं एक बोर्ड दृढ़ता से जड़ा हुआ है। आल्सो देयर ऑन टू मतलब वहीं, कार्ड यानी कि बोर्ड, बियरिंग जड़ा हुआ, बियरिंग लिखा हुआ है, और एप्रिटेनिंग का अर्थ होता है बड़ी ही दृढ़ता से, और एक बोर्ड भी वहाँ बड़ी ही दृढ़ता से लगा हुआ है जिस पे लिखा है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। ये नाम लिखा है, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग नाम लिखा हुआ है। अब देखना, ये जो शब्द है ना, मिस्टर जेम्स डिलिंगम, यही वो शब्द है, ध्यान से देखना, ये कौन से, ये दैट वर्ड ऑन लुक आउट फॉर द मेंडेंसी स्क्वाड। यही वो शब्द हैं जो उस फ्लैट में नीचे की तरफ एक बोर्ड लगा उसमें लिखे हुए हैं, जो भिखारी को भगाने के लिए जो पुलिस आती है वो उसको देख के उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। मतलब मान जाए, लगेगा उनको भी कि कोई भाई रहता है यहाँ, कोई बड़ा व्यक्ति रहता है। क्योंकि ये जो डिलिंगम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें कि जो डिलिंगम है ये कभी किसी समय बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे, इस सरनेम के लोग, इनका परिवार भी रहता था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे लिखा भी है, देखिए, द डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रिज ड्यूरिंग ए फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होती है, फॉर्मर पीरियड पहले, ब्रिज अच्छा समय, फ्लंग यानी डिलिंगम शब्द समृद्धि के पहली अवधि में हवा में फैल गया था, मतलब उसका काफ़ी पैसे वाले लोग थे वो, आप ये कह सकते हैं। लिखा भी आगे, विद इट्स प्रॉस्परस वॉज बीइंग पेड $30 पर वीक। वो ये भी कहा है, जबकि इसके जो स्वामी हैं उनको $30 प्रति सप्ताह का वेतन मिलता था। कभी ऐसा था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है किसी में है ये। हाँ, ये शुरुआत का जो 1-2 पैराग्राफ रहेगा उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े हार्ड हैं, उनको डाला गया है, तो उनको हम आराम से देख लेंगे तो समझ आ जाएगा।